नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी साल 2019 सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होता है। इस कॉन्वॉय में 78 बस जिनमें लगभग 2500 से ज्यादा सोल्जर मौजूद थे। इस सफर के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटक से भरी कार को काफिले की बस से टक्कर मार दी और धमाका इतना भयंकर था जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यह इतना भयंकर और इतना बड़ा ब्लास्ट था कि 400 मीटर दूर तक टुकड़े टुकड़े फैल गए। जिस भी सोल्जर ने उस रात मोबाइल का यूज किया, गोली सिर्फ उसी पर चली क्योंकि स्नाइपर लाइट देखकर गोली मार रहा था। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरिया के नीचे सुरंग बना रखी थी, लेकिन हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब सत्यपाल मलिक ने वहां पर बात फंसा दी कि नहीं, मैंने तो कहा था वहां से एयरलिफ्ट कराओ। पुलिस को मैसेज भेजकर कह रहा है, हाय जानू, पाकिस्तान के 2 अकाउंट को यूज करके 10 लाख रुपए वहीं पर ट्रांसफर कर दिए। ये लोग जितने भी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, सबके सब 20 किलो से ज्यादा आरडीएक्स अपनी पीठ पर लेकर आ रहे थे। आदिल वाली वीडियो में तो आदिल सिर्फ मुंह चला रहा था, बाद में पता चला कि पीछे से वॉइस ओवर कोई और कर रहा था। मोबाइल के अंदर जब इंसा और उमर की इंटीमेट फोटो दिखाई गई तो साकिर शॉक्ड हो गया और सारी बातें उगल दी। सैनिक अपने घर की जमीन के लिए नहीं, बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा होता है। और पीएम मोदी ने सीना ठोककर ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हमें बालाकोट स्ट्राइक देखने को मिलती है। आइए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में इस घटनाक्रम को गहराई से। दरअसल होता क्या है दोस्तों, 31 दिसंबर 1999 को कंधार हाईजैक वाली घटना की वजह से भारत को मसूद अजहर को अफगानिस्तान के अंदर छोड़ना पड़ा था। अब मसूद अजहर को अफगानिस्तान में छोड़ तो दिया गया था, लेकिन छोड़ने के 2 महीने बाद यानी मार्च 2000 में मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में पहुंचता है और यहां पहुंचने पर पाकिस्तान की ISI इसका जबरदस्त वेलकम करती है। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। इस रैली के दौरान मसूद अजहर ऑफिशियली रूप से जैश-ए-मोहम्मद को लॉन्च करता है, जो एक आतंकवादी संगठन है, और कहा गया कि जैश-ए-मोहम्मद के मेंबर ही कश्मीर को भारत से अलग करने का काम करेंगे। जैश-ए-मोहम्मद को लॉन्च होने के बाद अगले 5 सालों में ये संगठन कश्मीर में भर्ती वगैरह करता है, उनको ISI से ट्रेनिंग वगैरह करवाता है और उसके बाद कई आतंकी हमलों को अंजाम देता है। इन 5 सालों के दौरान पार्लियामेंट अटैक जैसी कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आने वाले सालों में जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में अपने प्लान और काम करने के तरीकों को समय समय पर चेंज करता रहता था। हालांकि उनका मेन पर्पस एक ही रहता था, यंग कश्मीरियों को हायर करना, उनको ट्रेनिंग करवाना ताकि भारत पर अटैक करवाया जाए, क्योंकि ऐसा करके ये मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीरी भारत के खिलाफ खड़े हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आने वाले सालों में जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में अपनी काफी पकड़ मजबूत कर लेता है, लेकिन साल 2015 में एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। इससे पहले कश्मीर में जो भी कमांडर बनते थे वो सब लो प्रोफाइल रहते थे और छुपकर काम करते थे, लेकिन इस टाइम पर बुरहान वानी एक अलग ही तरीका अपनाता है। वो एक पहला ऐसा मिलिटेंट ग्रुप था जिसने छुपने की बजाय सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया और ये खुलेआम पोस्ट करके भारतीय सेना को ओपन चैलेंज करता था। हमला करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता था और इसी वजह से बहुत ही कम टाइम में कश्मीर में काफी फेमस होने लग गया था। इस टाइम पर इसने यंग कश्मीरियों को मिलिटेंसी की तरफ बहुत तेजी से धकेला था। जैश-ए-मोहम्मद को बुरहान वानी का ये तरीका बहुत सूट कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि जैश-ए-मोहम्मद इसका कुछ फायदा उठा पाता, लेकिन उससे पहले ही 8 जुलाई 2016 को भारतीय सेना ने बुरहान वानी को मार गिराया। इस घटना की वजह से कश्मीर में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था और ये वही टाइम था जब मसूद अजहर ने डिसाइड किया कि कश्मीर में अटैक करने का ये सबसे सही मौका है। मसूद अजहर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, उसके 5 सबसे भरोसेमंद साथी थे, उमर फारूक, उस्मान हैदर, तला मसूद, इस्माइल अलवी जिसे लंबू भाई भी कहते थे, और अब्दुल राशिद गाजी। इन 5 में से तला मसूद और उमर फारूक उसी के भतीजे थे जो मसूद अजहर की फैमिली मेंबर ही थे। लेकिन अब बुरहान वानी की मौत होने के बाद मसूद अजहर साल 2017 में तला मसूद को पाकिस्तान से कश्मीर भेजता है और तला को कश्मीर के साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया जाता है और साथ ही उसे जिम्मेवारी दी जाती है कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैश-ए-मोहम्मद में शामिल करे और साथ ही उसे OGW का मतलब होता है ओवर ग्राउंड वर्कर, यानी कि नेटवर्क बढ़ाने का काम दिया गया। जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में एक लोकल लोगों का नेटवर्क तैयार करता है जिसे OGW कहते हैं।
इस नेटवर्क में आमतौर पर उन कश्मीरियों को शामिल करते थे जो सीधे तौर पर इंडियन फोर्सेस के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन वो बाकी आतंकियों को शेल्टर देना, इंडियन फोर्सेस की लोकेशन और छोटे छोटे इंटेल मुहैया कराना, लॉजिस्टिक संभालना और सेफ हाउस अरेंज कराने जैसा काम करते थे। ये सब OGW के जरिए किया जाता था। जैसे मोहम्मद इस नेटवर्क को मजबूत और बढ़ाना चाहता था और इस काम में ये नेटवर्क इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जब जब OGW का नेटवर्क मजबूत होता था, उनके लिए अटैक करना उतना ही आसान होता था। जैसे मोहम्मद की मेन प्राथमिकता होती थी कि OGW में लोकल ड्राइवर, लोकल मार्केट में दुकान चलाने वाले जैसे लोगों को हायर किया जाता था। ऐसे लोगों से OGW में काम करवाना बहुत आसान होता था क्योंकि उन पर शक बहुत कम होता था। और अब इसी साल सेम टाइम पर साल 2017 में आदिल डार की एंट्री होती है। इस नाम को याद रखना, जो इस पूरे पुलवामा अटैक की मेन जड़ है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में एक गाँव है जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। गुंडीबाग में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर आदिल डार 12th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये 12th क्लास में पढ़ने वाला लड़का आगे चलकर इतना बड़ा हमला करने वाला है। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period. पुलवामा के लेथपोड़ा में उसने 14 फरवरी को अपनी कार रैंप की, जो वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है। लेकिन कई सैनिकों के लिए ये दिन उनके परिवार और प्यार को खोने का दिन बन गया। इसी स्कूल में आदिल के साथ उसके दो दोस्त भी पढ़ते थे, तौसीफ और वसीम। तौसीफ पूरी तरह से ब्रेन वॉश था। उसका बड़ा भाई जिसने हाल ही में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इंडियन फोर्सेस के द्वारा मारा जाता है। तौसीफ ने आदिब और वसीम को प्रभावित करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, उनको ये विश्वास दिलाने में कि देखो इंडियन आर्मी कितना गलत कर रही है। और ये तीनों इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब होता क्या है, एक दिन आदिल स्कूल से लौट रहा था जब गलती से स्टोन पेल्डिंग के केस में इंडियन फोर्सेस उसे अरेस्ट कर लेती हैं। कुछ दिन उसे हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। आदिल को उठाने के पीछे कई और भी कारण थे। जब बुरहान वानी मारा गया था तो आदिल और उसके दोस्त रोजाना प्रोटेस्ट में शामिल होते थे और काकापुरा से लेथपोड़ा तक पत्थरबाजी करते थे। और इन्हीं एक्टिविटी के चलते उसे कई बार स्टोन पेल्डिंग के केस में पकड़ा गया था। उसको जेल में भी रखा गया था और कुछ टाइम बाद उसे छोड़ दिया गया था। एक बार तो आदिल के पैर में गोली भी मार दी गई थी और इस चोट के कारण उसे कई महीनों तक बेड रेस्ट करना पड़ा था और हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। इस घटना की वजह से उसकी स्कूल भी छूट गई थी। कुछ महीनों के बाद आदिल ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद वो दो बड़े डिसीजन लेता है। पहला, वो स्कूल पूरी तरह से छोड़ देता है। दूसरा, वो अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आ जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। ये संगठन भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करता था। साथ ही घर चलाने के लिए आदिल ने काम करना भी शुरू कर दिया था। उसके पड़ोसी की एक वुड कटिंग की मिल थी जहाँ पर लकड़ी के बॉक्स बनाए जाते थे। आदिल ने वही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आने के बाद उसका पूरा माइंड वॉश हो चुका था। उस टाइम तक आदिल वुड मिल में काम करता है, लेकिन एक दिन जब वो काम कर रहा था तभी वहाँ का इलेक्ट्रीशियन मुदासिर खान उससे बातचीत करता है। और मुदासिर खान, जो असल में जैश ए मोहम्मद का OGW ग्रुप मेंबर था, आदिल को प्रभावित करता है और उसे जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए तैयार करता है। उस समय अंसार गजवात उल हिंद में हथियारों और रिसोर्सेज की कमी थी। इस कारण आदिल जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लेता है। जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करते ही सेम डे मुदासिर ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर को आदिल के बारे में बताता है। उसने कहा आदिल हमारे मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मुदासिर ने बताया कि आदिल जुनून और गुस्से से भरा हुआ है जो हमारे मिशन में बहुत काम आ सकता है। सेम टाइम पर इधर ये सारी घटनाएं चल रही थी और इसके कुछ दिन बाद 6 नवंबर 2017 को इंडियन फोर्सेस ने तला का एनकाउंटर कर दिया। तला, जिसे मसूद अजहर ने कमांडर बनाकर भेजा था, जो असल में मसूद का भतीजा था। इस घटना के कारण मसूद अजहर को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी और इस घटना के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान में एक रैली निकालता है जिसमें सबके सामने कहा था कि वो इंडियन फोर्सेस से बदला लेकर दिखाएगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। तला के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए मसूद ने अपने 4 सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर देता है। अब इस टाइम पर मसूद अजहर उस्मान और उमर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तला के बाद अब तुम दोनों को कश्मीर में जाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा और बदला लेना होगा। उस्मान और उमर, जो कंधार आइजैक का मास्टरमाइंड इब्राहिम अतर का बेटा और मसूद अजहर का भतीजा था, अब ये दोनों इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस टाइम पर इन्होंने डिसीजन लिया कि उस्मान पहले बॉर्डर क्रॉस करेगा और उसके बाद उमर जाएगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। लेकिन ये जब भी बॉर्डर क्रॉस करते थे तो अमावस्या की रात को ही करते थे। 11 जनवरी 2018 को उस्मान हीरानगर सेक्टर से LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जाता है। कश्मीर में पहुंचते
ही वो साउथ कश्मीर का कमांडर बन जाता है। उस्मान की एक खासियत थी, वो एक बहुत ही अच्छा स्पाइनर था। ये रात में मोबाइल की लाइट के आधार पर अपना टारगेट सेट करता था। और उस्मान के कश्मीर पहुंचने के बाद इंडियन फोर्सेस ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जो ऑफिसर उस टाइम मोबाइल यूज कर रहे थे, गोली सिर्फ उन्हीं पर चलाई गई। उस्मान को आने के 3 महीने बाद 13 अप्रैल 2018 को मसूद अजहर उमर को भी भेज देता है। उमर जो ये नाम है, इसको याद रखिएगा, जो इस पूरे पुलवामा हमले का मेन मास्टरमाइंड था। उस टाइम पर ये लोग डार्क कलर के कपड़े पहनकर बॉर्डर क्रॉस करते थे। उमर ने तो एक ग्रे केल्विन क्लाइन की टी शर्ट पहनकर पाकिस्तान के सुखमल की तरफ से एक टनल को यूज करते हुए कश्मीर पहुंच गया। अब यहाँ पर आपका एक सवाल भी हो सकता है कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से एलओसी क्रॉस करके कश्मीर कैसे पहुंच रहे थे? तो क्या इनको रोकने वाला कोई भी नहीं था? दरअसल होता क्या है दोस्तों, एलओसी का पूरा क्षेत्र जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ है। जैसे मोहम्मद ने इस पार से उस पार जाने के लिए एलओसी के नीचे कई सुरंग बना रखी थी और ये सुरंग लगभग 3 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी होती थी। ऊपर से चाहे कितने भी फेसिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए जाए, लेकिन इन सुरंग के जरिए ये लोग आसानी से सीमा पार कर लेते थे। इन सुरंग को बनाने के दौरान बीच बीच में हल्का फुल्का सीमेंट का यूज किया जाता था ताकि वो दबे नहीं। एंट्री और एग्जिट गेट पर पेड़ लगा देते हैं, जिस कारण से इन सुरंग को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। कठुआ और संबा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में जैसे मोहम्मद ने सबसे ज्यादा सुरंग बना रखी थी, जिन्हें रोकना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन गया था। लेकिन जब कभी इन सुरंग का पता चलता था तो इनके अंदर से पाकिस्तान के प्रोडक्ट भी मिलते थे। एक बार इन सुरंग के अंदर पाकिस्तान के गुजरानवाला की फैंटा की बोतल भी मिलती है, जिसे आतंकी इस्तेमाल करते हैं। इन सुरंग को यूज करके उमर भी कश्मीर के बैनुला में पहुंच जाता है। इन सुरंग का यूज करके उमर भी कश्मीर के बैनुला पहुंच जाता है। और जैसे ही उमर पहुंचता है, वहाँ पर एक OGW असक अहमद नवग्रह, जो पहले से एक ट्रक लेकर उमर का इंतजार कर रहा था, और इस ट्रक में आटे की बोरियां भरी हुई थी ताकि उमर उन बोरियों के बीच छिप सके। वहाँ पर एक महाजन फ्लोर मिल थी जहाँ से इन आटे की बोरियों को भरवाया गया था। और इस तरह से उमर और उस्मान दोनों कश्मीर पहुँचने में सफल हो जाते हैं। उस टाइम पर कश्मीर में अब्बास रैदर नाम का एक OGW एक्टिव था। उसका काम आतंकियों को सेफ हाउस अरेंज कराना था और इसके लिए उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। जैसे मोहम्मद जब भी POK से किसी आतंकवादी को भेजता था तो अब्बास ही उसका इंतजाम करता था। उनका रुकने का स्थान और समय समय पर सेफ हाउस बदलने का पूरा अरेंजमेंट अब्बास ही देखता था। उस्मान और उमर का अरेंजमेंट भी अब्बास ने किया था। उमर ने कुछ दिनों तक तो 2-3 सेफ हाउस बदले, लेकिन बाद में वो साकिर बसर नाम के एक कश्मीरी के घर को सेफ हाउस बनाकर वहीं रहने लग गया। उमर ने काफी समय तक एक ही सेफ हाउस में रुककर अपनी प्लानिंग बनाई और अपनी सभी एक्टिविटी और तैयारियों को करने के लिए वही इकट्ठा होते हैं। जब उमर सेफ हाउस बदल रहा था तो एक बार उसने पीर तारक अहमद नाम के आदमी के घर को सेफ हाउस बनाकर वहीं रहने लग जाता है। लेकिन नियम के अनुसार सेफ हाउस को हर थोड़े दिन में बदल लेना होता था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, उमर को पीर तारिक की बेटी इंसा से प्यार हो जाता है और इसी वजह से उमर यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रुकने लग जाता है। उमर ने इंसा को एक Redmi Note 5 Pro मोबाइल भी गिफ्ट में दिया था। उस टाइम पर जितने भी मोबाइल फोन खरीदे गए थे वो सभी बिलाल बदगाम के गुलशन मोबाइल शॉप से खरीदे गए थे। कुछ टाइम बाद इंसा को भी अपने मिशन में मिला लेते हैं और ये उनकी उस टाइम की फोटो है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ आदिल ने भी जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था एक बड़े हमले की प्लानिंग के साथ। जैसे मोहम्मद ने आदिल और उसके साथ 70 यंग कश्मीरियों को POK में ट्रेनिंग देने के लिए बुला लेता है। इन सभी की ट्रेनिंग बालाकोट और बहालपुर में की गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद 19 मार्च 2018 को आदिल और उसके 2 दोस्त अचानक से अपने घरों से गायब हो जाते हैं। तो उनके परिवार वाले उनको कई दिनों तक ढूंढते हैं, लेकिन जब उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता तो पुलवामा जिले के काकापुरा पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। लगभग 10-15 दिन तक उनको हर कोई चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर अचानक से ट्रेंड करने लगती है। इस तस्वीर में आदिल AK-47 के साथ खड़ा हुआ था और ये तस्वीर देखकर हर कोई चौंक जाता है। इस तस्वीर के साथ ही आदिल अनाउंस करता है कि उसने जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर लिया है और इसमें ये अपना कोड नेम भी बताता है, वकास कमांडो ऑफ कुंडीबाग। यह आदिल ने अपना कोड नेम बताया था। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई तो भारतीय सेना ने उसे इतना सीरियस नहीं लिया और आदिल को आतंकियों की C कैटेगरी की सूची में डाल देते हैं। A कैटेगरी के आतंकवादी बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जबकि C कैटेगरी के आतंकवादी थोड़े कम खतरनाक होते हैं। लेकिन ये C कैटेगरी का आदिल इतना कुछ करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आगे चलकर आदिल इतना बड़ा धमाका करने वाला था और इसके बाद एक और बड़ा धमाका करने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद ये सब POK से वापस आ जाते हैं, जहाँ पर इनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल गाजी इनको लीड कर रहा था। इस ट्रेनिंग के दौरान उनको एक कैटेगरी चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। ये कैटेगरी थी इस्तिसादी और दूसरी होती थी इंगमासी। ट्रेनिंग में 2 कैटेगरी होती थी, इस्तिसादी और इंगमासी। इस्तिसादी में सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि इंगमासी में आत्मघाती फाइटर बनने की। आदिल इस्तिसादी वाली कैटेगरी चुनता है और यहाँ से उसे लोडेड RDX के साथ गाड़ी चलाना और आत्मघाती हमले के लिए ट्रेंड किया जाता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल राशिद गाजी जो इनको लीड कर रहा था, इस दौरान आदिल का ट्रेनर उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है
इसकी दो वजह थी। पहली, आदिल के अंदर भारतीय सेना के प्रति ज्यादा नफरत थी। दूसरी, वो अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे मोहम्मद की लीडरशिप जहाँ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही थी, आदिल वहीं का लोकल रहने वाला था और इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता था वो। जब आदिल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसे जम्मू संबा सेक्टर वाला जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके वापस कश्मीर आ जाता है। जम्मू संबा सेक्टर के बॉर्डर को पार करके आदिल और उसके साथी कश्मीर वापस आ जाते हैं और अब उस्मान, उमर और आदिल ये सभी लोग कश्मीर पहुंच चुके थे। अब इस टाइम पर हमला होने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। NIA की चार्जशीट में भी ये बात मेंशन की गई है कि बॉर्डर पार करने वाले ये लोग अपने बैग में मिलिट्री ग्रेड का RDX लेकर आ रहे थे, जो ओपन मार्केट में नहीं मिलता है। उमर जब आया था तो वो भी अपने साथ करीब 25 किलो RDX लेकर आया था। ये सारा नेटवर्क कश्मीर के अंदर अलग अलग लोकेशन पर फैला हुआ था, जिसे OGW चला रहे थे। ये सारी जानकारियां NIA के चार्जशीट में भी दर्ज है। अब बात आती है 30 अक्टूबर 2018 की। इस दिन उस्मान, जो एक स्पाइनर था और मोबाइल की लाइट देखकर अटैक करता था, उसे भारतीय सेना ने मार गिराया। उस्मान की मौत पुलवामा अटैक की योजना के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने इस हमले को और भी ज्यादा ट्रिगर कर दिया था। मसूद अजहर के दो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर तला और उस्मान दोनों को ही मार दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मसूद अजहर को ये जानकारी मिलती है तो वो बेहद गुस्से में आ गया और उस दिन उसने उमर को 3 मिनट 49 सेकंड का एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजता है। इस वॉइस नोट में उसने साफ कह दिया था कि अब इंतजार नहीं करना है, बदला जल्द से जल्द लेना होगा। इस वॉइस नोट के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था किसास ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था बदला लेना। मसूद अजहर उमर से बात करने के बाद अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड मोहम्मद इस्माइल, जिसे लंबू भाई भी कहते थे, उसको भी कश्मीर भेज देता है और अब इस्माइल भी अपनी पीठ पर 11-12 किलो RDX लेकर कश्मीर पहुंच जाता है। मसूद अजहर BBID बेस्ट फिदाई हमला करने के लिए अप्रूवल ले लेता है। वैसे नॉर्मली कश्मीर में घुसने वाले मिलिटेंट्स को आमतौर पर छोटे छोटे अटैक करने के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती थी, जैसे गोला फेंकना हो या किसी इंडियन एजेंसी के इन्फॉर्मर को मारना हो, तो इन सब को मारने के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती थी। ये मिलिटेंट्स ऑन द स्पॉट छोटे हमले करने के लिए खुद डिसीजन ले सकते थे। लेकिन जब किसी बड़े कॉन्वॉय या मिलिट्री पर अटैक करने की योजना बनाई जाती थी तो जैसे मोहम्मद की लीडरशिप और पाकिस्तान की ISI से परमिशन लेनी पड़ती है। अब जैसे इस प्लान का अप्रूवल मिलता है तो कश्मीर में मौजूद सभी लोग BBID बेस्ट फिदाई हमला करने की प्लानिंग में लग जाते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आदिल डार को सिलेक्ट किया जाता है। अब इस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेस और पैसे की भी जरूरत पड़ रही थी, तो मसूद अजहर ने एलर्ट बैंक और मिजान बैंक के 2 खातों में 10 लाख रुपए जमा करवा देता है, जो फिर हवाला के जरिए उमर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जांच के दौरान कुछ और लेन देन का भी खुलासा होता है, जिसमें एक चेकबुक और व्हाट्सएप चैट की कॉपी भी मिलती है और इन चैट्स के जरिए पैसे इधर उधर किए गए थे। यह उस व्हाट्सएप चैट की ओरिजिनल कॉपी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। योजना के अनुसार आदिल को एक कार का यूज करके भारतीय सेना के कॉन्वॉय पर BBID का अटैक करना था और अब इस हमले के लिए जरूरी सामान को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। क्योंकि हमला बड़ा करना था, इसलिए POK से धीरे धीरे RDX कश्मीर में अलग अलग जगह पर लेकर आ रहे थे। इस हमले के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं क्योंकि हमला बड़ा करना था। अब इस टाइम पर उमर अपने हैंडलर्स को बोल करके सारा सामान एक जगह इकट्ठा करवाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही पुलवामा, कुम्मो, अवंतीपुरा और लेथपुरा से सीमेंट माइंस की जेलेटिन स्टिक्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये स्टिक्स जो एक प्रकार से कमर्शियल एक्सप्लोसिव होती है, जो कि धमाकों के लिए काफी कामगार साबित होती है। लोकल OGW की हेल्प से 5 से 10 किलो की बैच में 500 जेलेटिन स्टिक्स स्मगल करके इकट्ठा कर लेते हैं और इन स्टिक्स पर सुपर पावर 90s लिखा हुआ था। इसके अलावा 30 किलो सिल्वर एल्युमिनियम पाउडर और एक बोइंग मशीन, 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट और काकापुरा मार्केट से नीले रंग का एक प्लास्टिक का ड्रम और अमेजोन से अमोनिया भी मंगवा लेते हैं। और जब ये सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो अब यहाँ से इनका अगला काम ये डिसाइड करना था कि इसको असेंबल कहाँ किया जाएगा। तो उमर ज्यादातर साकिर के घर पर ही रहता था या फिर कभी कभी इंसा के घर पर जाता था। उमर बम बनाने के लिए साकिर के घर को मैन अड्डा बनाता है, क्योंकि साकिर के घर की छत पर एक स्टोर रूम था और वहीं पर ये लोग सारा सामान इकट्ठा करवाना शुरू कर देते हैं। साकिर जिसके छत पर ये सब कुछ हो रहा था, उसकी हाईवे पर एक फर्नीचर की दुकान थी, तो उमर ने साकिर को फर्नीचर की दुकान पर बैठा दिया और टास्क दिया जाता है कि हाईवे पर जितने भी आर्मी के कॉन्वॉय आएंगे जाएंगे, उनके हर मूवमेंट को नोटबुक में डेली रिकॉर्ड करना है और हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाना है। यहाँ से साकिर के लिए एक डेली रूटीन बन गया था। साकिर रोजाना हर एक डिटेल को नोट करता और बीच बीच में अपने स्कूटर से आसपास के एरिया में जाता और वहाँ पर वीडियो बनाता और बहुत ही कम टाइम के अंदर साकिर ने हाईवे के हर मोमेंट को पहचानना सीख लिया था। अब तक उसे पता चल गया था कि ब्लू ट्रक, जिन पर खाकी ट्रैप पुलिस होती है और उनमें लगेज होता है, और ऑफिसर व्हाइट जिप्सी में सफर करते हैं और ब्लू बस में सोल्जर्स ट्रेवल करते हैं। इसके साथ ही जब कोई कॉन्वॉय आने वाला होता है तो आरोपी की टीम पहले आती है। ये इन सभी डिटेल को एक एक करके उमर के पास भेजता था। ऐसे ही एक दिन 27 जनवरी 2019 को
साकिर NH-44 की एक लोकेशन की वीडियो उमर के पास भेजता है और उमर को ये लोकेशन पसंद आ जाती है क्योंकि इसके आसपास खाली सर्विस लेन थी और बैरिकेडिंग भी बहुत कम थी। इसी वजह से किसी भी अनजान कार को हाईवे पर ले जाना बेहद आसान था। तो फिर इस लोकेशन को फिक्स कर दिया जाता है। जब कॉन्वॉय यहाँ से गुजरेगा तो हमला यहीं पर किया जाएगा। दूसरी तरफ जब ये लोग इन सब तैयारियों में लग रहे थे तब दूसरी तरफ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे। सबसे पहला इनपुट 2 जनवरी 2019 को आया था, जिसमें बताया गया कि जैश ए मोहम्मद साउथ कश्मीर में किसास मिशन पर काम कर रहा है और ये जानकारी सेम डे जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भेज दी गई थी, पर उस दिन कुछ भी एक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर दूसरे दिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम इम्पेडिंग डेंजर रखा गया था और इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा हमला हो सकता है। फिर 4 दिन बाद एक और इनपुट आता है कि लोकल यूथ कुछ आईडी का यूज करके हमला करने वाले हैं। ऐसे फिर 18 जनवरी को भी इनपुट आता है कि 20 आतंकी अवंतीपुरा पहुंच गए हैं और हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी तरह फिर 21 जनवरी और फिर 24 जनवरी को और यहाँ तक कि जिस दिन हमला होने वाला था उसके एक दिन पहले भी इनपुट आया था। कुल मिलाकर 11 इनपुट रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। आप स्क्रीन पर इसको पहुंच करके देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या लिखा था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो पाया। अब इसके बाद ये सारा मटेरियल तो इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन हमले के लिए एक कार की जरूरत भी थी। तो जनवरी के लास्ट वीक में उमर सज्जाद नाम के एक OGW को टास्क देता है कि एक ऐसी कार खरीद कर लेकर आओ जिसमें 2 बड़े कंटेनर फिट हो सके। फिर उसके बाद सज्जाद ने 1,85,000 रुपए में 2011 मॉडल की PL ब्लू इको कार खरीद लेता है जिसका नंबर JK03C186 था। लेकिन अब सज्जाद क्या करता है, कार खरीदने के तुरंत बाद इसका चेसिस नंबर मिटा देता है। जहाँ पर ये सारा असेंबल होना था वो साकिर का घर था और ये कार वहीं पर ले जाकर खड़ी कर देता है। इसके बाद उमर को अपने एक सोर्स से पता चला कि 6 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है और ये जानकारी मिलने के बाद इन लोगों ने अपना पूरा प्रोसेस और तेज कर दिया। उमर जो अफगानिस्तान के संगेन में BBID बनाने की ट्रेनिंग पहले से ले चुका था और इस पूरे प्रोसेस को असेंबल उमर ही कर रहा था, बाकी लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने एक ब्लू कंटेनर और एक ऑरेंज कंटेनर में लेयर बाय लेयर अमोनियम नाइट्रेट, जेलेटिन स्टिक्स और अमोनिया पाउडर को कोट करके कंटेनर में ऐड करना शुरू कर दिया और कुल मिलाकर लगभग 200 किलो का एक्सप्लोसिव तैयार किया गया था। उसके बाद उसे तैयार करके 40 किलो ऑरेंज कंटेनर में और 160 किलो ब्लू कंटेनर में डालकर कार की मिडल सीट पर फिट कर देते हैं और इसका मेन स्विच कार के स्टीयरिंग के पास सेट कर देते हैं। अब पूरी कार तैयार हो चुकी थी। अब ये लोग सीआरपीएफ के कॉन्वॉय का एग्जैक्ट डेट का इंतजार कर रहे थे ताकि जैसे ही पता चलेगा उस दिन करेंगे और इस दौरान इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं था और साथ ही काम करते वक्त ये मस्ती मजाक भी करते थे। सिल्वर एल्युमिनियम पाउडर जो तैयार करते समय वो अपने बाल, मुंह और कपड़ों पर लगाकर फोटो वगैरह भी खींचते थे और ये उसके ओरिजिनल फोटो है। जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तब ये आदिल को मेंटली रूप से तैयार कर रहे थे ताकि वो कहीं लास्ट टाइम में पीछे ना हट जाए। हालांकि अगर इस केस में आदिल बैकआउट कर भी जाता तो इन लोगों ने यवार अहमद नजर नाम का एक आदमी था उसको तैयार कर रखे थे। इस पूरे ट्रैक को इस तरह से तैयार किया गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि कश्मीर का युवा भारत सरकार से परेशान होकर ऐसे काम कर रहा है और इन सब में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इसी कारण से इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आदिल से एक वीडियो पहले ही बनवा लिया जाएगा जिसे हम हमले के बाद रिलीज कर देंगे और इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 27 जनवरी 2019 को उमर आदिल को इंसा के घर लेकर आता है। उमर आदिल को एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि वीडियो बनानी है, तुम इस स्क्रिप्ट को पढ़ करके ऐसे कैसे बोल दो। इसके बाद आदिल को तैयार किया जाता है और उसको M4 राइफल पकड़ा दी जाती है और उसके पीछे जैश ए मोहम्मद का बैनर लगा दिया जाता है। इसके बाद वीडियो बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। ये वो इमेज है, इसकी पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन वीडियो बनाते समय एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आदिल से वीडियो की स्क्रिप्ट बोली नहीं जा रही थी और काफी रीटेक होने के बाद भी जब आदिल नहीं बोल पाता है तो ये लोग क्या करते हैं, आदिल को वैसे ही कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं और वो सिर्फ लिपसिंग कर रहा था और वीडियो में वॉइस ओवर किसी और का लगा देते हैं, लेकिन शब्द किसी और के थे। ये सब कैमरे के सामने चल रहा था। सेम टाइम पर दूसरी तरफ सोल्जर्स अपनी छुट्टियों से लौटकर ट्रांजिट कैंप पे इकट्ठा हो रहे थे और ये कैंप उनके लिए अस्थायी होते हैं और इसके बाद जवान अपने अपनी पोस्टिंग पर जाने के लिए कॉन्वॉय का इंतजार करते हैं जम्मू ट्रांजिट कैंप में, जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन के पीछे पड़ता है। छुट्टियों से लौटने वाले सीआरपीएफ के जवानों के लिए अस्थायी जगह थी। यहाँ छुट्टियों से वापस आकर जवान इकट्ठा हो रहे थे और फिर डिसाइड हुआ कि फरवरी के फर्स्ट वीक में उनके एक कॉन्वॉय को NH-44 के रास्ते से श्रीनगर भेज दिया जाएगा। ये ट्रांजिट कैंप था जहाँ पर सोल्जर इकट्ठे हो रहे थे और इस ट्रांजिट कैंप की कैपेसिटी 1000 सोल्जर्स की थी, लेकिन यहाँ पर जवानों को रोका हुआ था। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी कि कॉन्वॉय पर हमला हो सकता है। दूसरा, इस टाइम पर कुछ सेंसिटिव डेट्स आ रही थी, जैसे 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जा रहा था, 9 और 11 को मकबूल भट्ट और अजमल गुरु की डेथ एनिवर्सरी आ रही थी। ये डेट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी
इस दौरान हमला होने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि सोल्जर्स की संख्या जम्मू ट्रांजिट कैंप की कैपेसिटी को पार कर रही थी। इसलिए इनको रोककर ये तय किया जा रहा था कि कॉन्वॉय को किस तारीख को रवाना किया जाए। मल्टीपल मीटिंग्स होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि 6 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को श्रीनगर भेज दिया जाएगा और ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही डेट डिसाइड होती है, उसके अगले दिन 4 फरवरी 2019 को स्नोफॉल शुरू हो जाती है और उसके अगले दिन 5 फरवरी को भी बर्फबारी लगातार चालू रहती है। लेकिन अब भारी स्नोफॉल होने की वजह से NH-44 हाईवे ब्लॉक हो जाता है। इस दौरान 5 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के पेशावर में मसूद अजहर एक रैली करता है, जिसमें पुलवामा हमले की बात की गई थी और ये वही रास्ता था जिससे सीआरपीएफ का कॉन्वॉय गुजरने वाला था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कॉन्वॉय को रोक दिया जाता है। जम्मू ट्रांजिट कैंप में सोल्जर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसी सिचुएशन हो रही थी, तभी जम्मू और कश्मीर के उस टाइम के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आगे चलकर एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भारत सरकार को कहा था कि जवानों को एयरलिफ्ट करा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार इनकी सुनी नहीं। इसके बाद स्नोफॉल बंद हो जाती है। 13 फरवरी 2019 को नेशनल हाईवे 44 को साफ करवा दिया जाता है और डेट फिक्स कर दी जाती है और अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये डिसाइड किया जाता है कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना होगा। जब ये सब हो जाता है तो सेम डे यही जानकारी 13 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की यूनिट को भी दे दी जाती है, जिसमें बताया गया है कि अगले दिन सुबह 3:23 पर कॉन्वॉय को निकलना है। इस कॉन्वॉय में 78 बसें थी, जिसमें 2547 सीआरपीएफ के सोल्जर्स थे, जिनको NH-44 के जरिए 271 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था। आमतौर पर जो कॉन्वॉय होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन लंबे इंतजार और बढ़ती भीड़ के कारण इस बड़े कॉन्वॉय को परमिशन मिल जाती है। इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी 2019 की सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ की बसें और 15 ट्रक, ITBP की 2 बस, एक स्पेयर बस, रिकवरी वैन, एम्बुलेंस और सबसे पीछे इस कॉन्वॉय के हेड और असिस्टेंट कमांडेंट अपनी सफेद जिप्सी में रवाना होने के लिए तैयार हो रहे थे। इस कॉन्वॉय को निकलने से जस्ट पहले 2 बातें होती हैं। इस कॉन्वॉय की बस नंबर 5 जो ब्लू कलर की थी और जिसका नंबर था HR49FF0637, उसको हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह चला रहे थे। आगे चलकर इसी बस पर अटैक होने वाला था। कृपाल सिंह अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखे थे। कॉन्वॉय को चलने से पहले सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर गलती से स्नोफॉल शुरू हो गया तो हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह अपनी बेटी की शादी को मिस ना कर दे। ऐसी कंडीशन को देखते हुए उनके साथी जयमाल सिंह ने खुद आगे आकर कहा कि आप अपनी बेटी की शादी का रिस्क मत लो, आपकी जगह बस मैं चला लेता हूँ। कृपाल सिंह के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी। इसके अलावा उसी बस नंबर 5 में अहमदनगर महाराष्ट्र के सीआरपीएफ कांस्टेबल थाका बेलकर भी थे। उनकी भी शादी 10 दिन बाद होने वाली थी, इसलिए इन्होंने भी छुट्टी के लिए पहले से अप्लाई कर रखे थे। कॉन्वॉय के रवाना होने से थोड़ी देर पहले उनकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है। इस कारण से वो लास्ट टाइम में बस नंबर 5 से उतर जाते हैं। ये एक अनोखा सहयोग ही था कि आगे चलकर इन दोनों की जान बच जाती है इस बस पर होने वाले अटैक में। और अब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय निकलने की तैयारी कर चुका था, बस कुछ ही देर में निकलना था। जब भी कॉन्वॉय निकलता है तो उसके निकलने से पहले नियमों के अनुसार एंटी सपोर्टा चेक्स किए जाते हैं, यानी कि जिस रूट पर काफिला निकलता है उसे चेक किया जाता है और ये काम रोड ओपनिंग पार्टी आरोपी के द्वारा किया जाता है। दरअसल इसमें होता क्या है, कॉन्वॉय के चलने से पहले इस रोड पर कुछ सोल्जर्स पहले भेजे जाते हैं। अब आगे आरोपी का काम होता है कॉन्वॉय के रूट को पूरी तरह से चेक करना और सुनिश्चित करना कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आरोपी पूरी तरह से रूट को सिक्योर कर देती है तब कॉन्वॉय को आगे बढ़ने की परमिशन मिलती है। इस स्पेशल कॉन्वॉय के लिए आरोपी की टीम ने NH-44 हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में 262 माइलस्टोन से 272 माइलस्टोन तक चेक करना था। तो आरोपी की टीम इस रूट को चेक करके 10 पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन ले लेती है। इसमें एक पॉइंट था लाडू मोड़ के पास 272 माइलस्टोन पर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल और उनकी टीम को सुबह 7:15 पर डिप्लॉय कर दिया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की सेंसिटिव एक्टिविटी होती है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब इस टाइम पर इधर तो ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ उमर पूरी तरह से तैयार था और इंतजार कर रहा था कि कब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय NH-44 पर आएगा। दूसरी तरफ साकिर बशीर जो NH-44 पर अपनी फर्नीचर की दुकान से रेकी कर रहा था, उसने देखा कि आरोपी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। साकिर तुरंत समझ जाता है कि आज कॉन्वॉय आने वाला है और ये जानकारी मिलते ही साकिर ने उमर को वहीं से फोन करके बता दिया कि तुम तैयार हो जाओ। उमर और उसके सारे लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इधर अब कॉन्वॉय निकलना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को क्रॉस करके पीरा पहुंच जाता है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी। इससे पहले पीरा के इस एरिया में ये वो जगह थी जहाँ पर कॉन्वॉय लंच के लिए रुकते थे, लेकिन इतने इंटेलिजेंस इनपुट आने के कारण इस एरिया को प्रोन एरिया मानते हुए लंच के लिए यहाँ रुकने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन साल 2003 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसका जमकर विरोध करती है। जब ये कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा था तो इसके साथ साथ लोकल ट्रैफिक भी चल रहा था।
पहले कॉन्वे के टाइम पर लोकल ट्रैफिक को सुरक्षा कारणों से परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन साल 2003 में जम्मू कश्मीर सरकार इसका जमकर विरोध करती है, क्योंकि कॉन्वे की वजह से पूरी सड़क का ट्रैफिक जाम हो जाता था। फिर कुछ टाइम बाद इस नियम को बदल दिया जाता है। अब इस टाइम पर कॉन्वे के साथ साथ लोकल ट्रैफिक भी चल रहा था। उस टाइम हमारे जवानों की जान से भी ज्यादा महत्व दिया गया था कि लोकल लोग ट्रैफिक की वजह से कहीं लेट ना हो जाए, और ये उस टाइम की जम्मू कश्मीर सरकार के कारनामे हैं। इसके बाद कॉन्वे 2.2 हाईवे से लेफ्ट मुड़कर सिक्योर तरीके से कांजीगुड़ा ट्रांजिट कैंप पहुंच जाता है। यहाँ तक सब नॉर्मल था, अभी तक कोई परेशान नहीं थी। कांजीगुड़ ट्रांजिट कैंप पहुंचने के बाद जिन सीआरपीएफ के जवानों की पोस्टिंग अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के एरिया में थी, वो सोल्जर वहीं पर उतर जाते हैं। अब इसके बाद बाकी का जो कॉन्वे था, उसके बाद उनको आगे जाना था, लेकिन जिस रास्ते से उनको जाना था वो बहुत ही सेंसिटिव और खतरनाक एरिया था। ये एरिया हमेशा से ही आतंकवाद का मेन सेंटर रहा है। इतिहास उठाकर देख लो, कॉन्वे पर सबसे ज्यादा हमला इसी एरिया में हुए थे। ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए एक नियम बनाया गया था कि जब भी कॉन्वे इस एरिया से निकलेगा तो केवल सेमी बुलेट प्रूफ बसों का यूज होगा, इसके बिना कॉन्वे यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन इस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए मौजूद सेमी बुलेट प्रूफ बसें मात्र 15 ही थी और सोल्जर्स की संख्या काफी ज्यादा थी। ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर मजबूर थे कि वो नॉर्मल बसों को आगे चलने की परमिशन देनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था। लेकिन अब होता गया, बस नंबर 5 जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, कांजीगुड़ ट्रांजिट कैंप से निकलने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही कॉन्वे चलने लगता है तो बस नंबर 5 में बैठे सीआरपीएफ के कांस्टेबल सुरेंद्र यादव को पीछे से उनके दोस्त आवाज मारने लगते हैं। दरअसल वो लोग इनको अपने पास बुला रहे थे। दोस्तों की आवाज सुनकर सुरेंद्र परेशान हो जाते हैं और बस से उतरकर उनके पास चले जाते हैं, लेकिन इनको इस टाइम पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है और उनकी जान बचने वाली है। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था, और इस बस में बैठे सोल्जर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि कुछ पलों के बाद बस नंबर 5 तबाह होने वाली थी। सुरेंद्र यादव को उतरने के बाद बस में 39 सोल्जर बचे थे और अब 2:42 पर कॉन्वे कांजीगुड़ ट्रांजिट कैंप से निकल जाता है और बस के अंदर सब लोग नॉर्मल थे। कोई गाने सुन रहा था, एक सोल्जर्स वीडियो कॉल पर बिजी थे और कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, और सेम टाइम पर आरोपी की टीम अपनी योजना के अनुसार अलग अलग पॉइंट से सपोर्ट कर रही थी, और ये टीम हाईवे पर दोनों साइडों में अलर्ट पर खड़ी थी और अब कॉन्वे लगातार आगे बढ़ रहा था। अब दूसरी तरफ उमर ने आदिल को साकिर के साथ वाली कार में बैठाकर भेज देता है, लेकिन कार थोड़ी दूर चली थी कि हाजीबल ब्रिज आ जाता है। यहाँ पर साकिर आदिल से गले मिलता है और आदिल अपनी घड़ी उतारकर साकिर को दे देता है।